Hi everyone, welcome back to my classes. So guys, let's begin with our next part for the locomotion and movement. अभी हमने इससे पहले मसल का बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया, उसके अंदर के पूरे बैंड समझे, लाइट एंड डार्क जोन समझा, जेड लाइन, एम लाइन, सब कुछ हमने क्लियरली डिटेल में स्टडी किया. स्टडिंग दैट हमने उसके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़े. दैट इज़ जो हमारा डार्क एरिया था मायोसिन प्रोटीन का और लाइट एरिया था एक्टिन प्रोटीन का. तो हमने एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल स्टडी दी. ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हम स्टडी करेंगे कि उन स्ट्रक्चर में फंक्शनिंग कैसे होती है. दैट इज मसल का बेसिक काम होता है मूवमेंट करना. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दो स्ट्रक्चर्स जो हमने पास 2 वीडियोज़ में कवर किए, उसके बेसिस पे फंक्शनिंग कैसे होती है आज हम वो पढ़ेंगे इन पार्ट 1. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन पार्ट 1. ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर बुक 221 222 रेफर कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स देयर. चलिए आइए एनसीईआरटी खोलिए और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. राइट, सो द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी इस मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए एंड दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो सबसे पहले ये थ्योरी मार्क कर लीजिए. वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ दिस थ्योरी which states that contraction of a muscle fiber takes place by sliding of thin filament over the thick filament. So for example, this is my thick filament, that is the myosin, and on the top of it we have actin placed like this. So when actin slides over myosin and then gets back like this, in this way the muscle contraction takes place. This is the mechanism. Okay, so we'll get in detail that how does this contraction, how does this sliding of thin filaments over the thick filaments takes place. So why do we call it as a sliding filament theory? As thin filaments slide over the thick filaments. Okay, चलिए आगे begin करते हैं. Muscle contraction is initiated by signal sent by central nervous system via a motor neuron. So एक movement की ज़रूरत है बॉडी को, कौन से मसल के थ्रू ज़रूरत है ये हमें कैसे पता लगता है. So there is an organ ब्रेन जिसमें हमारा मेजर नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है वाया अ रिसेप्टर. ठीक है, एंड रिसेप्टर किसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके जाता है? सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाती है सीएनएस, जहां सीएनएस डिटेक्ट करती है कि कहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत है और कितनी मूवमेंट की ज़रूरत है. सीएनएस सब कुछ डिसाइड करके एक मोटर रिस्पॉन्स भेजेगी. मोटर रिस्पॉन्स इज सेंड. ठीक है, और किसके थ्रू सेंड होता है? वाया मोटर नर्व, वाया मोटर न्यूरॉन्स, एंड फाइनली द मैसेज हैज बीन रीच्ड टू द इफेक्टर विच इज आवर मसल, जहां पे हमें मूवमेंट लेकर आनी है. ठीक है, सो जिधर भी हमें, जहाँ से भी हमें स्टिम्युलस आया, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वाइल आई एम मूविंग माई हैंड्स लाइक, ठीक है, सो मेरे ब्रेन को पता है टू एक्सप्लेन दिस शी नीड्स टू मूव हर हैंड्स दिस वे. तो वो सीएनएस के थ्रू मोटर नर्व के नाम मेरी आर्म्स को मैसेज भेज रहा है एंड देयर बाय आई एम एबल टू मूव माई हैंड्स दिस वे. ठीक है, तो हमेशा मसल कंट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होता है? बाय द सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजती है उससे. चलिए आगे चलते हैं. अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटर यूनिट. ठीक है, एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर्स के साथ राइट कनेक्ट करता है और एक मोटर यूनिट बनाता है. राइट, दोबारा समझते हैं. मैसेज आया कहाँ था? रिसेप्टर से. रिसेप्टर से किधर गया? सीएनएस पे वाया सेंसरी नर्व. ठीक है जी, सीएनएस ने डिटेक्ट किया और वाया मोटर नर्व उसने अपना सिग्नल पहुंचा दिया मसल को. सो नाउ हियर, यहाँ पर व्हाट हैपन्स कि जो हमारा लास्ट मसल न्यूरॉन, वो मोटर न्यूरॉन होता है, दिस इज आवर मोटर न्यूरॉन. सभी मोटर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड थे और नर्व बना रहे थे. वी ऑल नो दिस दैट ऑल द सेल्स मेकअप अ टिश्यू. तो सारे के सारे नर्व सेल्स ने जुड़ के ये नर्व बनाई हुई थी. राइट, तो जो ये हमारा आखिरी न्यूरॉन था, ये यहाँ पर अपने केमिकल को रिलीज करता है. ये केमिकल कंटेन करती है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन की मसल को कैसे मूव करना है. सो इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन जो सीएनएस ने लोड करके भेजी हुई है. ठीक है जी, और यहाँ हमारा मसल है. Here we have our muscle.
तो मसल पे क्या होता है, मसल पे कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं, देयर आर सम बाइंडिंग साइट्स। तो ये जो केमिकल होता है आके इनसे जुड़ जाता है, ये जुड़ के सारी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। अगर मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखाऊँ आपको, ये यहाँ पे ऐसे कंबाइन इनके यूनिट्स बन जाते हैं एंड ये यूनिट्स गाइड करते हैं कि मसल को कैसे मूव करना है। एंड देन अकर्स द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाला पार्ट कि थिन फिलामेंट स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर दी थिक फिलामेंट, सो वो इसकी मदद से होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा यूनिट है, जहाँ न्यूरॉन, जहाँ पे ये बीच में जो साइनैप्स है और यहाँ पे हमारा मसल है, ये सब मिलके क्या बनाता है, अ मोटर यूनिट, thereby forming a motor unit. The junction between a motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junction or motor end plate. That means ये हमारे मसल की सार्कोलेमा है, आउटर है ना, आउटर मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम हमने पढ़ा था, क्या था, सार्कोलेमा। तो जब भी सार्कोलेमा और ये न्यूरॉन आपस में ऐसे कांटेक्ट में आते हैं वाया द मैसेज ट्रांसमिशन, इस जंक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, जैसा कि एनसीईआरटी कह रही है। मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बनाना है, आप साइड पे छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है जी, तो यही रहा, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। A neural signal reaches this junction, न्यूरल सिग्नल आता है CNS से वाया द मोटर नर्व, और वो क्या कैरी कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा होता है, जो केमिकल है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे जो मैंने ये डॉट्स बनाए थे ये वाले, कि ये इंफॉर्मेशन लेके आया है, दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल and this chemical is a neurotransmitter that is acetylcholine। ठीक है, इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो CNS ने भेजी होती है। तो हमारी एनसीईआरटी क्लियरली लिख रही है दैट देयर इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरो सिग्नल लेकर आ रहा है, जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा में जो हलचल है वो किसने क्रिएट की, वो क्रिएट करी इस सिग्नल ने। ठीक है, तो वो हलचल को हम क्या बोल देते हैं, एक्शन पोटेंशियल। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि मसल रेस्टिंग स्टेज में था, मसल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, मसल रेस्टिंग स्टेज में था, उसका स्ट्रक्चर सारा इंटैक्ट था एज इट इज, लेकिन जैसी CNS से इंफॉर्मेशन आई, उसका जो सार्कोलेमा था और न्यूरॉन का जंक्शन था, वो एसिटाइल कोलिन का उनके बीच में एक्सचेंज हुआ, एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ सार्कोलेमा से, और उसके बाइंड होते ही मसल के अंदर एक उत्पात मच गया, एक हलचल क्रिएट हो गई, सब इधर उधर भागने लगे कि अरे सिग्नल आया, CNS से सिग्नल आया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सिग्नल, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया कि क्योंकि CNS ने हमें काम दिया है, अब तो हम अपना काम करके रहेंगे। ठीक है, सो दैट काम करने का जज्बा इज नथिंग बट एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और उसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से आगे की मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से समझाया है कि नॉर्मली मसल रेस्टिंग स्टेज में आराम से बैठा हुआ है, जैसे बॉडी ने उसको बना के रख दिया वो और मस्त बैठा है, उसको इनिशिएट कौन करता है, हमारा CNS, कि भाई तेरी मूवमेंट की ज़रूरत है बॉडी को, चल लग जा काम पे। तो वो CNS मसल तक अपनी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाता है, वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल दैट इज एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइल कोलिन को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं क्योंकि वो नर्व से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, नाउ एज द इंफॉर्मेशन विल गो फ्रॉम द नर्व टू द मसल, तो उस जंक्शन को हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दे दिया। फाइनली मसल्स ने इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया, पकड़ते ही उनके बीच में करंट सा जनरेट हो गया और मसल रेस्टिंग स्टेज से वर्क मोड में शिफ्ट हो जाएगा कि चलो भाई मुझे तो मूवमेंट करनी है। तो फाइनली एक्शन पोटेंशियल की जनरेट होने की वजह से मसल्स अपने रेस्टिंग स्टेज से बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद मसल्स क्या करते हैं जिससे मूवमेंट होती है। ठीक है, This spreads throughout the muscle fiber and causes release of calcium ions into the sarcoplasm। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर था वो सार्कोलेमा के साथ बाइंड हुआ, जैसे ही वो सार्कोलेमा के साथ बाइंड हुआ, मसल के अंदर जनरेट हो गया एक एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही क्या हुआ,
सार्कोलेमा में, सार्कोप्लाज्म में सॉरी, मतलब इस मसल के सार्कोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में जनरेट हुई कैल्शियम आयंस, जनरेटेड कैल्शियम आयंस, मतलब उसमें से कैल्शियम आयंस रिलीज हो गई सार्कोप्लाज्म से, ठीक है। दिस स्प्रेड्स टू द मसल फाइब्र्स एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो अगर मैं बनाऊं तो ये रहा मेरा मसल, ये रहे इसके रिसेप्टर्स, इस रिसेप्टर्स पे कौन बाइंड कर गया, एसिटाइल कोलिन जो कि इंफॉर्मेशन लेके आया था। इसके बाइंड होते ही क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल। इस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होते ही इसमें क्या रिलीज हो गई, कैल्शियम आयंस, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कैल्शियम आयंस जनरेट होने से क्या होता है। कैल्शियम आयंस रिलीज होने से इट लीड्स टू द लेवल ऑफ इट्स द इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। तो याद करिए कि जब हमने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आई ड्रॉ इट हियर, ये था हमारा मसल, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया था एक मायोसिन, यहाँ पे मैंने बनाया था एक्टिन, फिर अगेन यहाँ मायोसिन और यहाँ एक्टिन एंड सो कंटिन्यूड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एक्टिन को थोड़ा बड़ा बनाऊं तो ये एक्टिन का जूम्ड फॉर्म कैसा था, ऐसा। ये जी एक्टिन है गोल गोल वाले, और लंबे लंबे वाले कौन से थे, एफ एक्टिन। साथ ही साथ इसमें एक रस्सी बंधी हुई थी, एक रस्सी भी बंधी हुई थी, वो भी हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड थी, और उस रस्सी पे लगे हुए थे छोटे छोटे ट्रोपोनिन्स, ठीक है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं तो ये था मेरा जी एक्टिन, दिस इज मेरा जी एक्टिन। जी एक्टिन पे मेरा बाउंडेड था यहाँ पे ट्रोपोनिन। मैंने बोला था आपको ट्रोपोनिन का एक यूनिट जी एक्टिन से बाइंडेड है, और वो जी एक्टिन पे यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे थी एक बाइंडिंग साइट, ये है, ये जी एक्टिन की क्या है, बाइंडिंग साइट which will bind to myosin। तो फॉर एक्टिन टू स्लाइड ओवर मायोसिन उनकी आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, तभी वो एक दूसरे को इकट्ठे में लेके मूव करेंगे, वरना कैसे मूव करेंगे। सो एक्टिन को मायोसिन से जोड़ने के लिए ये एक बाइंडिंग साइट है जो जी एक्टिन पे प्रेजेंट है, और उस बाइंडिंग साइट को नॉर्मली हमारे ट्रोपोनिन ने कवर करके रखा होता है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाते हैं इस ट्रोपोनिन के साथ। तो इसका जो दूसरा यूनिट है, यहाँ पे आके कौन बाइंड कर जाता है, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस आके इसके साथ जुड़ जाते हैं ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ एक्टिन फिलामेंट पे, एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। अब ये क्या करते हैं, जब ये कैल्शियम आके इसको बाइंड करता है, ये इसको यहाँ से हटा के ले जाता है, ये कहता है चल मेरे साथ चल, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाता है। ट्रोपोनिन के हट जाने के बाद क्या बचा, ट्रोपोनिन के हट जाने के बाद बचा जी एक्टिन विद इट्स बाइंडिंग साइट, फ्री पड़ा है, ठीक है। तो मायोसिन इस पे आराम से बाइंड कर सकता है। चलिए ये वाली चीज हमें समझ में आ गई, अब आगे पढ़ते हैं। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब याद करिए कि एटीपी हाइड्रोलिसिस किधर हो रही थी, एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही थी मायोसिन पे, है ना। ये जो हमने यहाँ पे मायोसिन बनाया है, ये मायोसिन एक्चुअली कैसा था, ये कुछ ऐसा था, लंबी सी टेल थी, शॉर्ट आर्म थे, और फिर ग्लोब्यूलर हेड थे, कुछ ऐसा था। इस ग्लोब्यूलर हेड पे यहाँ पे क्या थी, एटीपी साइट, जहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होएगा, ठीक है जी। तो वो यही बोल रहे हैं कि एटीपी हाइड्रोलिसिस होएगी कहाँ पे, मायोसिन के हेड में। So utilizing the energy from ATP hydrolysis, myosin now binds to the exposed site on actin and forms a cross bridge। तो वो एनर्जी को यूटिलाइज करते ही, ये रही मेरी टेल, ये रही मेरी शॉर्ट आर्म, ये रहा मेरा ग्लोबुलर हेड, और इसी के ऊपर है मेरा एक्टिन। अगर ये पूरा मायोसिन का यूनिट है, यहीं पे आती है हमारी एक्टिन लाइक दिस,
और यहाँ पे है एक्टिन के ग्लोब्यूलर जी प्रोटीन्स, जी एक्टिन सॉरी, ठीक है, ये जी एक्टिन, ये मेरा ग्लोब्यूलर हेड। अब ये थी मेरी एटीपी बाइंडिंग साइट, तो यहाँ से एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ। एटीपी हाइड्रोलिसिस का मतलब है क्या रिलीज हुई, एटीपी टूट गया। एटीपी टूट गया तो किस में कन्वर्ट हुआ, एडीपी में, और साथ में एक फॉस्फेट रिलीज हो गया। इसके रिलीज होते ही उन्होंने एनर्जी यूज कर ली, और एनर्जी यूज करने से इसको इसके साथ जोड़ लिया, दे फॉर्म्ड अ बॉन्ड टुगेदर। ये पिंक वाला है ना, जो दिस पिंक लेबल इज की जी एक्टिन का बाइंडिंग साइट, मायोसिन की बाइंडिंग, क्योंकि मायोसिन के पास बाइंडिंग साइट यही होती है, तो ये आपस में आके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए। अब जैसे ये कांटेक्ट में आ जाएंगे दे विल शो दी मूवमेंट। देखते हैं आगे, ठीक है। सो दे हैव नाउ बाइंड टू द एक्सपोज साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो ये जो बनी है ना, दिस इज नोन एज अ क्रॉस ब्रिज, ये इसी एंगल पे बना के बनाता है, सो इसे हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। This pulls the attached actin filaments towards the center of A band. तो इनके बाइंड होते ही क्या करता है, मायोसिन इस एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचता है। उसने उसके साथ जुड़ गया, जुड़ने से क्या हुआ, उसने उसको अपनी तरफ खींचा, स्लाइड किया, ठीक है, किसने, मायोसिन ने एक्टिन को, ओके। और ये ए बैंड किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, मायोसिन का ही तो कॉन्स्टिट्यूट करता है, डार्क बैंड, है ना। The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing shortening of sarcomere. और shortening of sarcomere होते ही क्या हो जाती है, contraction। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मायोसिन और एक्टिन बाइंड करते हैं आपस में, ठीक है, तो ये पतला सा धागा जो एक्टिन का है, मायोसिन का है, ये इसको अपनी तरफ पुल करता है कि आप मेरी तरफ खींचा चला। तो यहाँ पे जो जेड लाइंस होती हैं, यहाँ पे जो जेड लाइंस होती हैं, इसको खींचने की वजह से, क्योंकि ये एक्टिन खींचा चला जाता है, तो एक्टिन के खींचने की वजह से जेड लाइंस भी पुल होती हैं। और शॉर्ट जो सार्कोमियर इतना था, हमने सार्कोमियर क्या पढ़ा था, 2 जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस पढ़ा था सार्कोमियर, ठीक है। अब अगर सार्कोमियर फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स था, लेकिन हमने उसको और खींच दिया तो वो छोटा होके 7 मीटर हो गया, ठीक है। एंड दैट शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो दैट इज हाउ द मूवमेंट टेक्स प्लेस, कि जैसी मायोसिन एक्टिन को बाइंड होता है वो उसको खींचता है, तो उसका जेड लाइन भी छोटा हो जाता है, सार्कोमियर छोटा होता है, एंड रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ओके। It is clear from the above steps that during shortening of muscle, तो इसका मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वो शॉर्टन होता है, तो पहली बात तो आई बैंड रिड्यूस होता है, क्योंकि एक्टिन को हम खींच रहे हैं, जेड लाइन छोटा हो रहा है तो आई बैंड रिड्यूस हो रहा है, बट ए बैंड रिटेन्स द लेंथ। ए बैंड खींचा नहीं जा रहा ना यार, ए बैंड तो उसको खींच रहा है, तो ए बैंड का लेंथ उतना ही रहता है, लेकिन आई बैंड का लेंथ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से सार्कोमियर भी शॉर्टन हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। देखिए ये पूरी स्टोरी देखिए, ये रहा मेरा एक्टिन फिलामेंट, ये एटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, एटीपी हाइड्रोलाइज होने से ये ऐसे करके जुड़ गया, तो ये जो अटैचमेंट है ना मायोसिन हेड की जी एक्टिन के साथ, ये बना रही है एक ब्रिज, जिसे हम क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं, ठीक है। फाइनली क्रॉस ब्रिज होने के बाद ये हमारा एडीपी और फॉस्फेट क्या होता है, दोबारा बाइंड हो जाता है, जब उसको हम खींच लेते हैं, बाइंड होते ही वो दोबारा एटीपी बन गया, और यहाँ से ये क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, दीज 2 स्टेप्स, यहाँ तक तो हमने कर लिया है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज तक। ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये हम अपने पार्ट 2 ऑफ स्लाइडिंग थ्योरी में समझेंगे कि हाउ डज दिस कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन मसल की कैसे होती है, ठीक है। वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कि वो बाइंड होते ही मायोसिन एक्टिन को खींच लेता है, आई बैंड छोटा, जेड लाइन छोटी, सार्कोमियर छोटा, ए बैंड वैसे का वैसा ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे आगे की बात कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल की रिलैक्सेशन होती कैसे है इन पार्ट 2, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।